नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम छिपा आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विला में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अपने पिछली क्लास में पादप जगत स्टार्ट कर चुके थे और पादप जगत का पहला टॉपिक पढ़ा चुके थे जिसका नाम था थेलोफाइटा। और थेलोफाइटा के अंतर्गत भी अपन ने एक टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट था जिसका नाम था शैवाल, वो स्टार्ट कर चुके थे। और आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेकेंड टॉपिक और जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। क्लियर है? आज के टॉपिक का नाम है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा अपन हाई लेवल थोड़ा बेसिक जानकारी बताते हैं इसके बारे में कि ब्रायोफाइटा जो शब्द था, ब्रायोफाइटा जो शब्द दिया वो किसने दिया? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ब्राउन। ब्राउन ने सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा शब्द दिया और कहे कि ब्रायोफाइटा एक यूनानी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। और ये ब्रायोफाइटा यूनानी भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यदि आप इसे तोड़ो तो दो शब्द टूटेंगे, एक तो टूटेगा ब्रायोन में और जो दूसरा टूटेगा उसका नाम है फाइटोन। क्या टूटेगा? फाइटोन। ठीक है, तो ब्रायोन, ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस और फाइटोन का अर्थ होता है पादप। यानी इन दोनों वाले कंबाइंड रूप में मिलाया जाए तो अपन सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मोफ जैसे पादप। राइट? सिंपल सा था पहले कि ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो शब्द दिया वो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्राउन। उन्होंने सर्वप्रथम ब्रायोफाइटा का शब्द का जो गठन किया। सेकंड बात कर अपन करें कि ब्रायोफाइटा जो शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है ब्रायोन और दूसरा है फाइटोन। ठीक है, ब्रायोन का अर्थ होता है मॉस और फाइटोन का अर्थ होता है पादप। दोनों को कंबाइंड रूप में लिखा जाए तो अपन कह सकते हैं कि मॉस जैसे पादप। सभी का क्लियर है यहाँ तक? ये तो सिर्फ बेसिक बेसिक बातें थी, थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे। सॉरी, अपन बात करें आगे कि ब्रायोफाइटा, पहला पॉइंट कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत भ्रूणीय अवस्था पाई जाती है। सबसे कॉमन सी बात, भ्रूणीय अवस्था पाई जाती है। जबकि अपन ने थैलोफाइटा के अंतर्गत पढ़ा था कि इनके अंतर्गत इनमें भ्रूणीय अवस्था का अभाव होता है। तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस आपके सामने बता दिया हूँ कि थैलोफाइटा में भ्रूणीय अवस्था का अभाव होता है और जबकि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत भ्रूणीय अवस्था पाई जाती है। क्लियर है? जब भ्रूणीय अवस्था पाई जाएगी तो मुझे इतना बता दीजिए क्या निषेचन की क्रिया भी होगी? बिल्कुल निषेचन की क्रिया भी होगी। और जब निषेचन की क्रिया होगी तो क्या नर जन्नांग और मादा जन्नांग भी होंगे। क्लियर है? आगे अपन बात करें आगे कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो उभयचर क्यों कहा जाता है? उभयचर मतलब यानी कि वो जल और थल दोनों में अपना जीवन जीवन का संभव है तो उसे क्या किस कैटेगरी में रखा जाता है? उभयचर वाली कैटेगरी में। यानी सीधे से शब्दों में कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा का जीवन दोनों ही जगह संभव है, थल और जल। लेकिन एक कंडीशन ये है कि ब्रायोफाइटा को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी मैं कहूं कि ब्रायोफाइटा सिर्फ और सिर्फ जल के अंदर ही निषेचन कर सकता है, यानी कि इसमें जल की आवश्यकता होती है। और यदि मैं थल की बात करूं तो थल के अंदर इनके अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक कुछ सामान्य बातें और हैं कि जैसे भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक, भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक। तो भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कौन है? प्रोफेसर
शिवराम कश्यप। और ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं अपन फिर? ब्रायोफाइटा के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा का जो जनक है वो है प्रोफेसर शिवराम कश्यप, और ब्रायोफाइटा के अध्ययन को कहते हैं ब्रायोलॉजी। तो यहाँ तक सभी का क्लियर है? तो आप एक बार चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आगे बढ़े अपन। क्या आगे अपन एक और चीज देखें तो बता देता हूं मैं एक बार। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि इनके अंतर्गत ब्रायोफाइटा में जड़, तना, पत्ती तीनों क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत प्रेजेंट होते हैं। जबकि अपन थैलोफाइटा के अंतर्गत पढ़ा था कि इनके अंदर थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती तीनों का अभाव होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जड़, तना और पत्ती तीनों संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। और जड़ जैसी संरचनाओं को क्या कहा है? जड़ जैसी संरचना को कहा गया है मूलाभास, यानी जिसका मूल का आभास हो रहा है, मूलाभास। और इंग्लिश में इसका क्या नाम है? राइजोइड्स। क्या नाम है? राइजोइड्स। ठीक है। और ये मूल आभास होते हैं, ये स्तंभ के आधार पर स्थित होते हैं। मूलाभास स्तंभ के आधार पर स्थित होते हैं। ठीक है। जड़, तना, पत्ती तीनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और जड़ जैसी संरचनाओं को क्या कहा गया है? मूलाभास। ठीक है। और पत्ती जैसी संरचनाओं को कहा गया है पत्तीसम। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और तने वाली संरचनाओं को कहा गया है तनासम। यानी अपन सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि पत्ती की जैसी संरचना जो दिखती है उसे कहा गया है तनास, और पत्तीसम यानी पत्ती के समान। और जो तने के समान जो संरचना दिखाई गई है वो है तनासम। ठीक है। इसी प्रकार से मूलसम। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे चलें। तो आगे अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। और जब संवहन ऊतक नहीं पाए जाएंगे तो मुझे इतना सा बताइए, क्या जाइलम और फ्लोएम भी पाए जाएंगे क्या? यानी जाइलम और फ्लोएम भी नहीं पाए जाएंगे, एब्सेंट होते हैं। जब संवहन ऊतक ही नहीं होगा तो जाइलम और फ्लोएम कहां से आएंगे? बिल्कुल जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे। ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। आगे चलें। आगे इनके जनन विधि के बारे में मैं बात करूं कि जो जनन होता है वो किस किस विधि के द्वारा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जनन होता है। तो पहला जनन है कायिक जनन द्वारा, और दूसरा है लैंगिक जनन द्वारा। ठीक है। कायिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? कंधों के द्वारा। और अपस्थानिक स्तंभों के द्वारा कायिक जनन होता है। जनन विधि के दो टॉपिक्स हैं, यानी इसके अंदर ब्रायोफाइटा के अंदर दो टाइप का जनन विधि पाई जाती है। एक है कायिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो कायिक जनन जो होता है वो होता है कंधों के द्वारा और अपस्थानिक स्तंभों के द्वारा। जबकि लैंगिक जनन जो कि एक विषम युग्मजीव प्रकार का जनन है,
विषम युग्मजी प्रकार का जनन विधि है। और विषम युग्मज से आपको पता चल रहा होगा, नाम पता रहा है विषम युग्मज, यानी कि उसके दोनों युग्मज अलग अलग हो, यानी एक तो हो नर जननांग और दूसरा हो मादा जननांग। कौन कौन से? एक तो नर जननांग और दूसरा मादा जननांग। नर जननांग के अंतर्गत इसको पुंधानी में रखा गया है और मादा जननांग के अंतर्गत स्त्रीधानी। क्लियर है यहाँ तक? जनन विधि पढ़ रहे हैं। जनन विधि दो प्रकार का, कायिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन कंधों द्वारा, अपस्थानिक स्तंभों द्वारा, और लैंगिक जनन जो कि एक प्रकार का कैसा जनन होता है? विषम युग्मज प्रकार का। विषम युग्मज मतलब कि इसके अंतर्गत दोनों होते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। नर जननांग में पुंधानी रखा गया है, मादा जननांग में स्त्रीधानी कोण। ठीक है। और एक नोट डाल के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए कि इसके अंतर्गत अलैंगिक जनन का अभाव होता है। अलैंगिक जनन का अभाव होता है। ठीक है। यहां तक क्लियर सभी का? तो इसको फिर आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको फिर मिटा दूं और आगे चलें। और अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं कि ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशंस, कि ब्रायोफाइटा के कितने पार्ट्स होते हैं या ब्रायोफाइटा की कितनी प्रजातियां होती हैं, उन सभी के अंतर्गत किन किन को रखा गया है, वो सारा पढ़ेंगे अब। ठीक है। आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, कि ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण कितने टाइप से है? 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं? पहला जो इसका है उसका नाम है हेपेटिकॉप्सिडा, या इसका जो दूसरा नाम है लिवरवर्ट। क्या नाम है? लिवरवर्ट। और जो दूसरा टॉपिक है और दूसरा जो उसका वर्गीकरण जो उसका नाम है एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा। और इसका दूसरा नाम है हार्नवर्ट। क्लियर यहां तक? तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम है ब्रायोप्सिडा। क्या नाम है? ब्रायोप्सिडा। और जिसका भी दूसरा नाम है मॉस। तो जनरली जिस नामों से इन्हें जाना जाता है, एक तो वो है लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस। लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों ही याद रखने हैं कि दोनों कुछ भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज की का जो लेवल हो चुका है अब एग्जाम्स का, वो बहुत ही हाई लेवल हो चुका है, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। एक तो है हेपेटिकॉप्सिडा जिसका दूसरा नाम लिवरवर्ट। ठीक है। सेकंड पॉइंट है एंथोसिरोटॉप्सिडा जिसका दूसरा नाम है हार्नवर्ट। और तीसरा जो पॉइंट है उसका नाम ब्रायोप्सिडा और उसका अन्य नाम है मॉस। ठीक है। बात करते हैं कि लिवरवर्ट के अंतर्गत किस किस ब्रायोफाइटा को रखा गया है। तो लिवरवर्ट के अंतर्गत एक तो रखा गया रिक्शिया को, एक रखा गया है मार्केंशिया और एक रखा गया है पोरेला। जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे आते हैं, बट अपन सिर्फ इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि लिवरवर्ट के अंतर्गत एक तो रखा गया है रिक्शिया को, दूसरा है मार्केंशिया और तीसरा है पोरेला। क्लियर है? आगे बात करें हॉर्नवर्ट, तो हॉर्नवर्ट के अंतर्गत किसको रखा गया है? तो एकमात्र ब्रायोफाइटा है जिसका नाम है एंथोसिरोस। नाम से पता चल रहा होगा एंथोसिरोटॉप्सिडा, तो एंथोसिरोस इजीली याद हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं होगी।
थर्ड पॉइंट मॉस, और मॉस के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइटा को रखा गया है जिसका नाम है स्फेगनम, और दूसरा जो है उसका नाम है फ्यूनेरिया। सबसे ज्यादा जो डेली लाइफ में जो ब्रायोफाइटा यूज होता है उस ब्रायोफाइटा का नाम है स्फेगनम। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डेली लाइफ में यूज होने वाला ब्रायोफाइटा है वो कौन सा है? स्फेगनम। तो यहां तक सभी का क्लियर है? यहां तक सभी लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स में किस को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बात करें इनके यूजेस के बारे में कि ब्रायोफाइटा की क्या क्या यूजेस हैं, कहां पर ब्रायोफाइटा का यूज होता है, हर एक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले से मिटा देता हूं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट अपना है वो है यूजेस, कि ब्रायोफाइटा का यूज कहां कहां पर किया जाता है। तो ब्रायोफाइटा का यूज किया जाता है, एक तो किया जाता है मृदा अपरदन को रोकने में, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रायोफाइटा को, मृदा अपरदन को रोकने में। क्लियर है यहां तक? दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं कि ब्रायोफाइटा जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, ब्रायोफाइटा के अंदर जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। मृदा अपरदन को रोकने में ब्रायोफाइटा का यूज किया जाता है, जल ग्रहण क्षमता भी ब्रायोफाइटा के अंदर अधिक होती है। ठीक है, और बाढ़ पर भी नियंत्रण का कार्य कौन करता है? अधिकतर ब्रायोफाइटा। बाढ़ पर नियंत्रण, तो बाढ़ पर नियंत्रण पर भी जो कह सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि बाढ़ पर नियंत्रण कौन लगाता है, या बाढ़ पर जो बाढ़ आती है उसको कम करने का कार्य किस पादप का है? ब्रायोफाइटा है। ठीक है, अगला जो थर्ड पॉइंट है कि अधिकतर जो मोजेस हैं, फोर्थ पॉइंट सॉरी, अधिकतर मोजेस जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। कुछ मोजेस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अब वो कौन सा मोजेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसका नाम है स्फेगनम। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में रुई के स्थान पर इस स्फेगनम का ही प्रयोग किया गया था घाव को भरने में। इजीली याद हो जाएगा, लिंक करके पढ़ा है बिल्कुल कि स्फेगनम का जो प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में रुई के स्थान पर घाव को भरने में इस स्फेगनम का ही यूज किया गया था। क्लियर है? स्फेगनम का यूज ईंधन के रूप में भी होता है। किसके रूप में होता है? ईंधन के रूप में, यानी कि स्फेगनम से पीट कोयला बनाया जाता है। कौन सा कोयला बनाया जाता है? पीट कोयला बनाया जाता है। कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं अपने ये यूजेस के बारे में। मृदा अपरदन को रोकने में जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, बाढ़ पर नियंत्रण, और इतर जो मोज हैं उनका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मोज है वो है स्फेगनम। और स्फेगनम का जो प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत किया गया था, जहां पर रुई के स्थान पर घाव को भरने में किया गया था, और स्फेगनम का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और थर्ड पॉइंट कि स्फेगनम से ही पीट कोयला भी बनाया जाता है। यहां तक सभी का क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है तो आगे एक और नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। और बस इतना ही आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत पढ़ना है आपको, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो
फर्स्ट पॉइंट डालना नोट डाल के कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, तो सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है उसका नाम है डाउसेनिया। क्या नाम है? डाउसेनिया। और सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा है उसका नाम है जुओप्सिस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का नाम है डाउसेनिया और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा का नाम है जुओप्सिस। तो आज का जो अपना टॉपिक था ब्रायोफाइटा का, आज का अपना टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। कल जो अपन एक नया टॉपिक लेके आएंगे उसका नाम होगा टेरिडोफाइटा, जो भी सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आप मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पहले जब मैं जैसे कल टेरिडोफाइटा पढ़ाऊंगा तो आप पहले हल्का सा ब्रीफ स्टोरी की तरह आप टेरिडोफाइटा को पढ़ के आओ, ताकि जो मैं यहाँ समझाऊं आपको अच्छे ढंग से वो समझ में आ जाए और आप भूलो नहीं। क्लियर है? तो यहाँ तक सभी का क्लियर, ये वाला टॉपिक समझ में आया सभी को? यदि समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने विचार हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।